इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे हम। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये कब होता है? जबकि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो यहां पर ये जो रीजन दिया गया है ये टाइम बेरिंग बी वाला रीजन है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। कहां इंड्यूस होगा? ये इसके अंदर या बाहर? कहां इंड्यूस होगा? अंदर या बाहर? दोनों जगह, अंदर भी इंड्यूस होता है, बाहर भी इंड्यूस होता है। ऐसा प्रैक्टिकली चेक किया गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता है वो कितना होता है इसको जानने के लिए हमने बात की थी कि जैसे ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। इसको लिखा गया था ई इंड्यूस वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू फिर ए डी बी अपॉन डी टी लिख दिया था कुछ ऐसा। यहां तक पहुंच गए थे हम। इतनी बात हो गई थी इतनी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड करने का रूल क्या था? कौन से लॉ से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड कर रहे थे हम? ये लेंज लॉ से। इंक्रीज तो इनवर्स, डिक्रीज तो सेम। तो इंक्रीज होने पर इनवर्स वाले या इनवर्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा और डिक्रीज होने पर सेम। तो क्रॉस वाला फील्ड को इंक्रीज किया जा रहा है तो क्रॉस इंक्रीज तो डॉट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। इसके बाद हमें बात करनी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इस रिलेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं अगर प्रॉपर्ली मैथमेटिकली हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर ये जो ई लिखा गया है ईएमएफ क्या है? ये वर्क डन है। हुई थी ना बात लास्ट दिन पे। किसके लिए वर्क डन है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। कहां तक का वर्क डन है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्लोज लूप में ले जाने का वर्क डन, ये ईएमएफ होता है। तो ये भी तो वर्क डन ही है। यानी कि अगर यहाँ Q लिखा जाए और Q का वैल्यू 1 पुट करें हम तो QE हो जाएगा फोर्स डॉट डीएल। तो E डॉट डीएल मतलब यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है। Q चार्ज के लिए, Q चार्ज के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क, लेकिन ये पूरा लूप के लिखा गया है। यानी कि E डॉट डीएल, E डॉट डीएल, E डॉट डीएल पूरे लूप के लिए हमें चलना है, पूरे लूप के लिए काम करना है। तो E डॉट डीएल पूरे लूप के लिए करना, इट मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरे लूप के लिए वर्क डन की बात की जा रही है। और पूरे लूप के लिए जब वर्क डन की बात यहाँ की जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे लूप के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन जीरो या नॉन जीरो? तो क्या इंडिकेट कर रहा है नेचर? नॉन कंजर्वेटिव को इंडिकेट कर रहा है। जब किया जाता है तो यहाँ पर नेचर कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। इतनी बात हम लास्ट सन पर कर चुके थे। हो गई थी बात यहां तक। इससे पहले इंड्यूस ईएमएफ अगर हमने फाइंड किया था, मतलब इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस हीट, इनकी बातें अपन ने की थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाए उस पॉइंट पर आते हैं। ई इंड्यूस्ड ड्यू टू डीबी बाई डी टी यानी कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कितना होता है ये हमें लिखना है। ये सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और यहां क्रॉस वाला बी है। ये क्रॉस वाला बी यहां पर है। कहते हैं कि फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में ये है। अब ये जो रीजन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। कहां पर? अंदर या बाहर? क्यों इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या ऐसा यहां दिया हुआ है? टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। बिकॉज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें करना क्या है? जैसे एक पॉइंट यहां गिवन है, इस 1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, 2 वाले पॉइंट पर बात करनी है,
एंड 3 वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें बात करनी है। तो यहां पर सबसे पहले 1 वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। 1 वाला पॉइंट आउटसाइड या इनसाइड, ये होता R/2 dB अपॉन dt। dB अपॉन dt का वैल्यू हमें गिवन होगा, ये डिस्टेंस r बोला गया है, सेंटर से पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस। 2 वाला पॉइंट जो आउटसाइड पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R² अपॉन 2r dB अपॉन dt, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एंड थर्ड वाला पॉइंट जो सरफेस वाला पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड R/2 dB अपॉन dt। ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं, ये मैंने मेंशन कर दिए, लिख दिए यहां पर। E1 कहां पर है? इनसाइड में। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी वजह से? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो R/2 dB ये R क्या है जहां पर? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है। ये कैपिटल R क्या है? रेडियस है, जिस रीजन में B चेंज हो रहा है उस रीजन का रेडियस है। dB अपॉन dt का इंफॉर्मेशन किसी न किसी फॉर्म में दिया जाएगा, या तो डायरेक्टली dB अपॉन dt हमें दिया जाएगा, या फिर B फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में गिवन होगा, उससे dB अपॉन dt फाइंड कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के इनकी वैल्यू हम हमारे पास रहेगी, सबको पुट करके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। एक बार जेईई एडवांस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्मॉल r, इस डिस्टेंस को भी स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है। स्मॉल r के साथ कैसे चेंज होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या 1/r² है, यानी कि प्रोपोर्शनल 1/r। ये उस क्वेश्चन का आंसर था। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात अब करने वाले हैं। तो ये रिजल्ट क्या करना है, याद रखना आपको। डायरेक्टली सोल्व करने का तरीका जो होगा, अप्रोच जो होगा, उसके लिए ये इक्वेशन काम में ली जाती है, पर हम कुछ भी काम में नहीं लेने वाले। तो कितना ही सोल्व कर लें, सोल्व करने के बाद भी हमें ये रिजल्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे, इसलिए ये रिजल्ट डायरेक्टली आप याद रखें, क्योंकि ये इक्वेशन ACL जैसा ही है। किसके जैसा? ACL। क्या था ACL? क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i, ये था ACL। फुल फॉर्म तो मुझे पता है। तो क्लोज इंटीग्रेशन E.dl इक्वल टू, यहां पर a dB अपॉन dt है, वहां भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, यहां भी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों जगह लाइन इंटीग्रल है। वहां मैग्नेटिक फील्ड को सोल्व करने के लिए क्लोज लूप बनाना होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व करने के लिए क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप के लिए ही होता है, तो क्लोज लूप बना करके फिर सोल्व किया जाता है। तो प्रोसेस हम नहीं बता रहे हैं, आपको जानने की कोशिश भी नहीं करना है, आपको केवल रिजल्ट ये काम में लेना है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी हेल्प से फाइंड किया जाएगा। ठीक है? अरे याद रखेंगे रिजल्ट ये? बताइए, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला R/2 dB अपॉन, आउटसाइड पर 2r dB अपॉन dt, सरफेस पर तो कितने याद रखने? 2 या 3? दो ही याद रखने हैं, क्योंकि ये तो इसके जैसा ही है, ये तो इसके जैसा ही है, तो दिखने में 3 दिख रहे, लेकिन कितने याद रखने? 2। तो ये बस केवल कैपिटल R पुट करने में याद रह जाएगा। अब इतना सब होने के बाद एक स्टूडेंट बाहर आके कहते हैं सर ये समझ में नहीं आया, कुछ समझाया कि मैंने इसमें? तो क्या समझ में आएगा? याद रखना रिजल्ट, ये क्या करना है? याद रखना। तो मैं पहले कहता हूं ये रिजल्ट आप याद रखें, कि इनको हमें काम में लेना है जहां जरूरत पड़े क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में एक लूप गिवन है ये, और लैंग्वेज में बोलता हूं, आप लैंग्वेज नोट करें। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, एज ए रिजल्ट ऑफ change in magnetic flux, as a result of change in magnetic flux passing through given loop with respect to time,
induced EMF in loop is V volt, capital V volt. What is work done to move a charge capital Q coulomb once along loop? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है QV, दूसरा ऑप्शन है 2QV, तीसरा ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है QV/2। क्या आना चाहिए? थर्ड आएगा कि फर्स्ट आएगा या फिर 2 या 4 आएगा? कौन को मानते हैं फर्स्ट ऑप्शन? सेकंड जो मानते हैं? थर्ड, फोर। देखिए यहां पर हमें ईएमएफ दे दिया गया है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ? ईएमएफ। ईएमएफ के बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? जो हमने बताया हो ईएमएफ के बारे में वो आप जानते हो? क्या होता है ईएमएफ? आप बताइए जरा। क्या आज ही बताया था, क्लास में बताया था, ईएमएफ के बारे में कुछ बोला था हमने, क्या जानते हैं आप ईएमएफ के बारे में? अरे ईएमएफ, ये जो ईएमएफ के बारे में बताया था कुछ, हाँ आप बोल दीजिए। वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अलोंग लूप, यानी कि जो ईएमएफ होता है वो वर्क डन ही है। कितने चार्ज के लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन जो होता है वो ईएमएफ के बराबर ही होता है। इस क्वेश्चन में हमें ईएमएफ दे दिया गया है, कितना दिया है? V वोल्ट। तो V वोल्ट इज द वर्क डन, यानी कि जो वर्क डन है यहां पर वो V के बराबर ही होगा। किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इस बात को यहां मेंशन भी कर देता हूं मैं, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अलोंग लूप इज इक्वल टू ईएमएफ, और ईएमएफ मतलब यहां पर है V। तो आप ये लाइन लिख लें, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अलोंग लूप इक्वल टू ईएमएफ, जो कि V है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन अगर V है तो Q चार्ज के लिए कितना वर्क डन? QV के बराबर। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन अगर जानते ही हम, तो किसी भी चार्ज के लिए वर्क डन फाइंड करने को बोला जाए, 1 के लिए बोले, चाहे 2 चार्ज के लिए बोले, 3 चार्ज हो, Q हो, 2Q3 कुछ भी हो, उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्क डन टू मूव Q चार्ज वंस अलोंग लूप इज इक्वल टू Q इंटू V, ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली। तो जो इस फर्स्ट लाइन पे ध्यान नहीं देते इनको देख थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, सीधा आंसर ही आ गया, तो हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे। तो सही बात है, क्योंकि ईएमएफ जो दिया है वो डायरेक्ट वर्क डन हमें दे दिया गया है। किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो वर्क डन ही होता है। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम, मतलब जब AIPMT नाम से एग्जाम हुआ करता था उस टाइम एग्जाम में आया हुआ है, 2005 या 6 के आसपास। अगला क्वेश्चन, ये डायग्राम गिवन है। एक सर्कुलर रिंग है, उस पर एक चार्ज को रखा गया प्लस Q चार्ज O वाले पॉइंट पर।
मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज किया जा रहा है इस रीजन में, तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू। ऑप्शंस यहां पर गिवन है O1, O2, O3, O4। कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन। जीरो से वन। जब कौन को मानते हैं जीरो से वन? तो जीरो से वन मानते हैं, जरा हाथ उठाएं। जीरो से टू, जीरो से थ्री, जीरो से फोर। फोर ये अट्रैक्ट करेगा इसको यूं कि चार्ज नीचे आ जाए थोड़ी देर ऐसे। अच्छा, ये फोर्स क्यों लगा, आप बताइए जरा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं यहां पर अपन इस चार्ज पर, आप बताइए। यस, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात क्यों की जा रही है? मतलब किस वजह से लगेगा इलेक्ट्रिक, ऐसा क्या है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा? बोलो आगे। मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट आप बताएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लग रहा है चार्ज पर? नहीं बताएंगे? इधर लास्ट, इस लाइन में लास्ट। चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है क्या? चार्ज पर फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। किस किस को इसका आंसर पता है जो मैं पूछ रहा हूं उसका? बस इतना कोई पता है? सबको नहीं पता है क्या? आप बताइए जरा। हाँ आप बताइए, क्यों लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पर? बता दीजिए जो भी बात है, इसको देख के आपको लग रही है, डरने की जरूरत नहीं है। आपके आगे पूछा है मैंने, आपके आले से है। आप बताइए। नहीं बता पाएंगे? कौन बताएंगे? आप बताएंगे? आगे बोलो, फिर लाइन पूरी बोले। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है, इसलिए फोर्स लगा रहा है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हमें पता है कि क्रॉस वाला बी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस भी इंक्रीज तो इनवर्स, यानी कि डॉट वाला ई इंड्यूस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये ई इंड्यूस का एक लाइन को बना दिया मैंने, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस तरह से आएगा, चार्ज कहां रखा है? यहां कहीं रखा है चार्ज, इस जगह चार्ज है। चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, और किसी भी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर टेंजेंट इधर जाएगा, टेंजेंट इधर बनाया मैंने। आप बताइए जरा, टेंजेंट इधर नहीं बना सकता क्या मैं? तो किधर बनाते हैं? ये जो सेंस होता है इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं टेंजेंट, तो इधर ही बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर है, और यही फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। तो एफ ई का डायरेक्शन भी यही रहेगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। इसलिए आंसर क्या आ गया है? जीरो से थ्री वाला, ये आंसर आपका आ गया। कोई डाउट इसमें है तो बता सकते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखें। ए सर्कुलर
non-conducting ring, a circular non-conducting ring placed in time varying magnetic field Tesla per second if radius of ring is 4 centimeter, what is induced electric field at circumference of ring? What is induced electric field at circumference of ring? आ गया होगा आंसर? कितना आया? 4 10⁻²। फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। कौन सा लगाया? R/2 dB/dt, बस ये लगाना है। उस रिंग पर ही फाइंड करना है सर्कमफेरेंस पे, तो R/2 dB/dt। रेडियस पुट कर दिया है जो 4 सेंटीमीटर दे दिया है बाई 2, और ये 2 है ही, 2 से 2 चला गया, ये होगा ना। तो 4 10⁻², वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है, तो वोल्ट पर मीटर हमने लिख दिया है। तो डायरेक्टली हमें डेटा गिवन है, डेटा पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इसमें अगर आउटसाइड पूछा जाए तो आउटसाइड के लिए बात कर सकते हैं। तो यहां पर मतलब जिस रीजन में दिया गया उस रीजन के आउटसाइड पूछा है, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला, सरफेस के लिए सरफेस वाला, इनसाइड पॉइंट इनसाइड वाला फॉर्मूला जो गिवन होगा। तो यहां ही मान के चल रहे हैं अपन कि उस रिंग में ही फील्ड इंड्यूस हो रहा है, मतलब रिंग पे ही फील्ड चेंज हो रहा है, बाकी बाहर नहीं चेंज हो रहा है। तो ये सरफेस वाला कंसेप्ट हमने लगा दिया है। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए। ए नॉन कंडक्टिंग रिंग is uniformly charged ब्रैकेट में लिखें इस तरह से, प्लस Q कॉमा R, कैपिटल Q है कॉमा R है। क्या मीनिंग होगा इसका? Q चार्ज है और R रेडियस है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज उसको किया हुआ है। प्लेस्ड इन time varying magnetic field, placed in time varying magnetic field in such a way that induced electric field at circumference of ring is capital E. Then what is torque on ring? What is torque on ring? तो हमें डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग पर, और ये क्रॉस वाला भी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज किया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। क्रॉस वाला भी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज किया जा रहा है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये बता दिया है। तो आंसर हमें जो लाना है Q R और E इसके फॉर्म में ही लाना है कि Q² अपॉन R E क्या होगा, मतलब जो भी होगा ये पता करना चाहते हैं अपन।
तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें टॉर्क वगैरह क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा उसका सेंस पता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्रॉस वाला बी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, क्रॉस वाला बी इंक्रीज, तो क्रॉस इंक्रीज तो डॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ई इंड्यूस्ड। अब एंटी क्लॉकवाइज ई इंड्यूस इस रिंग पर अप्लाई होगा, तो इस रिंग पे जो चार्ज है, अच्छा यह जो रिंग है ना, ये नॉन कंडक्टिंग बोल रखा हमने, नॉन कंडक्टिंग पर चार्ज को बिठा रखा है, चार्ज को फिक्स किया हुआ है। तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग की बात न कर केवल हम बात करते कंडक्टिंग रिंग के बारे में, तो चार्ज मूव करने लग जाएगा उस पर, लेकिन चार्ज को अभी रिंग से फिक्स किया हुआ है, तो जो फोर्स चार्ज पे लगेगा वैसा ही फोर्स रिंग को भी फील हो जाएगा। फिर जैसे इस पे किसी को फिक्स कर दिया, मतलब इस पे चलो इसको बांध दिया है, ठीक है, अब इस पे फोर्स लगाऊं मैं, इस ब्लॉक पे भी लग जाएगा, इसको खींचेगा तो ब्लॉक भी साथ ही आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? तो यहां पर यही होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो यहाँ डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, यहाँ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे होगा, यहाँ डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात हम कर सकते हैं, सब जगह डायरेक्शन ऐसे रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टेंजेंट उन चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वास्तव में वो रिंग पर फोर्स लग रहा है। किस पे लग रहा है? रिंग पर ही लग रहा है, इसलिए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिया गया है। तो इसको देख के पता लग रहा है हमें कि रिंग रोटेट तो होगी, ऐसा लग रहा नहीं लग रहा? क्वेश्चन ओनली हमसे ये पूछ ले कि व्हाट इज सेंस ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, ओनली इतना पूछा जा सकता है। तो सेंस ऑफ रोटेशन पता लग गया हमें कि एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन का सेंस है। अब टॉर्क तक जाना चाहते हैं हम, तो यहां कोई छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर किया, सपोज चार्ज डी क्यू ले लिया, यहां भी चार्ज डी क्यू ले लिया, इस डी क्यू चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कह दिया हमने डी एफ। ऐसे ही यहां पर इस पे भी फोर्स लगेगा, उसको बोल दिया डी एफ। और डी एफ कितना हो जाएगा, ये डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, ऐसे कह सकते हैं इस डी एफ को। आ रही बात समझ में? यानी कि इस पर फोर्स लग रहा है डीएफ, इस पर भी फोर्स लग, क्योंकि डीक्यू चार्ज की बात हम कर रहे हैं, तो इधर भी डीएफ है और इधर भी डीएफ है। इनके बीच का गैप पता है क्या? 2r के बराबर है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से, इन दोनों एलिमेंट पे जो फोर्स, उन दोनों की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा होगा, उसको अगर लिखना चाहें दोनों की वजह से एक साथ, तो वो आएगा डीएफ इंटू 2r, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो df इंटू 2r के बराबर वो टॉर्क लगेगा। तो या फिर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों की बात ना करके एक साथ एक बार में एक की ही बात करना चाहें, तो इसके लिए इसके अबाउट जो टॉर्क बनेगा, इसकी वजह से यहां पर वो डिस्टेंस r ही काम आएगी। तो एक df की वजह से या एक dq चार्ज की वजह से यहां इसके रेस्पेक्ट टॉर्क बनेगा, वो df इंटू r होगा। ऐसे हर एक एलिमेंट की वजह से, हर एक चार्ज dq की वजह से जो बनेगा, उन सबका सेंस एक जैसा ही होगा, तो सबको हमें ऐड करना होगा। तो कंटिन्यू एडिशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कंसेप्ट लगाना होगा। और जब जब इंटीग्रेशन करना होता है तो पहला काम क्या करना होता है, किसके लिए? एलिमेंट के लिखते हैं। तो एलिमेंट के लिए टॉर्क लिख देता हूं मैं, डी टॉर्क इज इक्वल टू डी एफ इंटू आर। डी एफ इंटू आर लिखते हैं ना, लिखते हैं अपन डी एफ इंटू आर, या एफ इंटू आर लिखते हैं टॉर्क के लिए, या आर क्रॉस एफ लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही म्यूचुअली परपेंड होंगे, एफ और आर। तो आर क्रॉस एफ को ऐसे है आर इंटू एफ कह दीजिए। तो ये आर ये डिस्टेंस है, और ये एफ मतलब डी एफ है, तो डी एफ इंटू आर लिखा जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। तो ये केवल इसकी वजह से टॉर्क मिल रहा है, इस एलिमेंट की वजह से। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, डीएफ का वैल्यू पुट कर, बताओ डीएफ क्या लिखूं मैं? डी क्यू इंटू ई। तो ये डी क्यू है, और ये ई इंड्यूस यहां पर जो होगा, और आर की जगह आर है ही, तो ये लिख दिया मैंने एक एलिमेंट की वजह से इस सेंटर के अबाउट लगने वाला टॉर्क।
अब यहां पर हमें टोटल टॉर्क लिखना है ना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करेंगे तभी जाकर टोटल टॉर्क मिलेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर टॉर्क, ये केवल एक एलिमेंट से लिखा है, दोनों का लिख दिया? अभी एक का ही लिखा है। अगर दोनों का लिखना होता तो df इंटू टू आर आता, एक का लिखा तो df इंटू आर है। तो एक का ही लिखा है, तो हमें हर एक चार्ज के लिए लिखना पड़ेगा, और हमें इस तरह से जब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो पूरी रिंग तक इंटीग्रेट करते हुए जाना होगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर किसका हो रहा है? क्यू का हो रहा है, यानी कि लिमिट क्यू की फॉर्म में लगेगी। तो ये लिमिट लगेगी 0 से लेकर के क्यू तक। कहां से कहां तक? 0 से क्यू लिमिट लगने वाली है। अगर वापस समझे बात कि अगर यहां पर df इंटू टू आर हम लिखते, क्या लिखते? df इंटू टू आर, यानी कि यहां टू आर आ गया होता, तो एक साथ में दो एलिमेंट वो कंसिडर हो रहे थे, वहां पर दो एलिमेंट की वजह से टॉर्क हम लिख चुके मतलब। तो जब सभी एलिमेंट की बात करनी होगी, तो एक बार में ये दो आ गए हैं, तो अगली बार फिर लेंगे तो ये दोनों साथ आ जाएंगे, फिर ये लेंगे तो ये भी आएगा। कब? जब टू आर लिख रहे हैं, तो यहाँ टू आर ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं तो ये भी आ रहा है, ये लेंगे तो यहाँ का भी आएगा, ये लेंगे तो ये भी आएगा। इस तरह से यहां तक चलने में ही सामने वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। यहां से यहाँ, क्योंकि ये लिया तो ये भी ले लिया, अगर टू आर लिखा हमने तो ये लेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये लेंगे तो ये भी आएगा। ये तो मतलब हाफ रिंग तक जाने में ही पूरा रिंग, कंडीशन में लिमिट 0 से क्यू बाई टू लिखी जाएगी। क्योंकि आप 0 से क्यू बाई टू लिखेंगे तो यहाँ टू आर है, और यहाँ आर लिखा तो 0 से क्यू लिखना है, क्योंकि ये एक एलिमेंट का लिखा आपने टॉर्क। तो आपको सभी एलिमेंट का लिखना है, मतलब सब पूरे चार्ज के लिए आपको इंटीग्रेट करना है। तो फिलहाल एक के लिख करके पूरे रिंग के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। कांस्टेंट पैरामीटर को बाहर लिख देंगे। कांस्टेंट पैरामीटर कौन कौन है? ई एंड, तो आर भी और ई। ई इंड्यूस का वैल्यू ई के बराबर था। ई इंटीग्रेशन डी क्यू, कहां से कहां तक? 0 से क्यू तक। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? क्यू ही आएगा। डी क्यू 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 बन जाएगा, सारा ऐड करें तो टॉक इज इक्वल टू क्यू आर ई। कितना टॉक आ गया? क्यू आर ई। आराम से याद रख सकते हैं उसको, तो आप क्यू रे रख सकते हैं ना याद आराम से? क्यू रे रख सकते हैं याद, इजीली याद रह जाएगा। टॉक इक्वल टू क्यू आर ई। तो एज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। कैसा रिंग है? यूनिफॉर्मली चार्ज। उसको टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, और रेडियस उसका आर है, और चार्ज क्यू दिया है, तो टॉर्क हो गया क्यू आर ई, क्यू रे। रह जाएगा याद? बाकी इसमें अदर कुछ ढंग से इंफॉर्मेशन दी जाए, जैसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ना दिया हो हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, आर बाई टू डी बी अपॉन। वो फिर क्वेश्चन को लेंथ बनाया जाए तब की बात है। बाकी बेसिक अप्रोच हमने जान लिया है। जो टॉर्क इस पे लगेगा, टॉर्क का सेंस एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और टॉर्क सॉल्व करने की बात की जाए तो ऐसे कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैंने बता दिया, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसका बेसिक पार्ट मैंने आपको समझा दिया। उसमें तो इस तरह से दिया है, तो थोड़ा बताओ कैसे दिया उसमें, सुन लो बस, इसमें थोड़ा अच्छा लग जाएगा। एक व्हील है, नॉन कंडक्टिंग व्हील, उसकी सरकमफेरेंस पर लीनियर चार्ज है। तो पहली बात, शुरुआत में टोटल चार्ज दिया ही नहीं उसने, शुरुआत लेमडा से कर रहा हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा वाला टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बोला है, और बोला है कि जो उसका टोटल रेडियस है उससे भी कम पार्ट में, सर्टेन मतलब रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, सडनली उस फील्ड को डिक्रीज करके जीरो कर दिया जाए, तो व्हाट इज ओमेगा ऑफ व्हील? समझिए क्या पूछा? ओमेगा, मतलब टॉर्क तो लगेगा तभी ओमेगा मिलेगा। तो टॉर्क तो हमने फाइंड कर ही लिया है, आई अल्फा, और अल्फा इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी। पर इतना नहीं करना हमें, इतना कर लिया समझो, बहुत कुछ कर लिया हमने, बेसिक पार्ट कर लिया कि टॉर्क लगेगा और टॉर्क कैसे सॉल्व करना है। हालांकि शायद अब जो एनसीईआरटी नहीं है उसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, वो पहले, इससे पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें था क्वेश्चन, बहुत कुछ पार्ट हटा दिया है, ढंग से भी नहीं हटाया उन्होंने, कुछ थ्योरी में हटा दिया, पीछे रहने दिया उसको। जो आपको टोराइड वाला पार्ट है ना, थ्योरी में हटा रखा है, पीछे डाल रखा है उसको, समरी में उसके फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं,
तो अपन ने तो सब पढ़ा है वैसे, तो उसी तरह से आपको तो रहना प्रिपेयर। आ गया सबको समझ में? क्यों रे? टॉर्क है ये, क्या है? टॉर्क। क्यू टोटल चार्ज है, आर रेडियस है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है, इस पे रिम पे इंड्यूस हो रहा है वो है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। बेसिक इंड्यूस पैरामीटर्स की बात हो गई है। कुछ और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप मूव कर रहा है। इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड करना है। A rectangular loop moving in uniform magnetic field, we have to find net induced EMF in this loop. तो नेट इंड्यूस EMF हमें फाइंड करना है। कितना आएगा? 0 आ जाएगा। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कर रहा है तो बी चेंज नहीं हो रहा है, न एरिया चेंज हो रहा है, न थीटा चेंज हो रहा है। सब कुछ कांस्टेंट है। यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, बी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसलिए फाई भी कांस्टेंट ही रहेगा। डी फाई अपॉन डी टी 0 हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। इंड्यूस करंट 0 हो जाएगी। आप चाहे तो एक लाइन इसमें लिखे ना, रेक्टेंगुलर लूप मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रेक्टेंगुलर लूप मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। rectangular loop moving in uniform magnetic field। बाकी तो सब काम इसमें जो करना था कर ही लिया हमने, कि फाई चेक करना था, फाई कांस्टेंट है तो फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू 0 आ गया है। अब इसमें अगर आपसे यूं पूछा जाए कि इस लूप को फील्ड में अगर इधर से एंटर करा रहे होते तो बताओ ईएमएफ इंड्यूस होता नहीं होता? क्योंकि क्रॉस वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो कौन सी करंट आएगी? डॉट वाली। अच्छा, इसको अगर फील्ड से बाहर निकालें तो तब भी फ्लक्स चेंज होगा, क्रॉस वाला डिक्रीज होगा, तो कौन सी करंट आएगी? क्रॉस वाली। तो वहां पर क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी। कुछ इसमें ये सोच रहे होंगे शायद कि सर ये आपने 0 करंट लिख दिया है, लेकिन सर ये तो बाहर निकलने वाला है थोड़ी देर में। जब तक हम लिखें तब तक ये बाहर चला गया फील्ड से, तो फिर क्या करेंगे हम? तो वास्तव में ये जो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है ना, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसमें पहले क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कर रहा है, और दूसरी बात डायग्राम भी इस ढंग से दिया है तो कि यहां से लेकर यहां तक मैग्नेटिक फील्ड उसमें इसको मूविंग बता रखा है। अगर इस क्वेश्चन को वैसा पूछना होता कि जिसमें इसको फील्ड से बाहर निकालना हुआ या फील्ड से एंटर करना हुआ, अगर पूछना है हमसे, तो कुछ हिस्सा इसका फील्ड से बाहर बताया जाएगा पहले से ही, या कुछ हिस्सा इधर बाहर बताया जाएगा, तभी हमें उस तरह से थिंक करना है। मतलब कहीं ना कहीं मेंशन करेगा, हमें खुद से ही नहीं सोचना कि जब तक हम लिखें तब तक बाहर निकल जाएगा, ऐसे नहीं सोचना है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना होता है। तो ये बात थी यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। अब अगर यहां बात न्यू की जाए दूसरे क्वेश्चन में कि जैसे अगेन रेक्टेंगुलर लूप है ये, इस बार मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो भी कुछ इस तरह से, ध्यान देना मैं जिस तरह से बना रहा हूं, बी नॉन यूनिफॉर्म। बताइए मैंने जो फील्ड बनाया है इसमें इधर जाने पर फील्ड डिक्रीज है इंक्रीज है? डिक्रीज है, क्योंकि यहां एक क्रॉस पास पास है, यहां दूर दूर बना दिए गए हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब इसमें ये लूप अगर रेस्ट में रखा हुआ है फिलहाल, कैसा है?
रेस्ट में। तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट होगा नहीं होगा, इसमें नहीं आएगी इंड्यूस करंट, ईएमएफ नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है इसको हमने, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यहां फील्ड ज्यादा है, यहां फील्ड कम है, ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं होगा? कौन को मानते ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा वाले पहले हाथ उठाएंगे। कौन को मानते ईएमएफ इंड्यूस होगा? होगा ईएमएफ इंड्यूस। क्यों होगा ईएमएफ इंड्यूस? क्योंकि बी अलग अलग, यहां ज्यादा है यहां कम है। ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? जब फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। क्या यहां टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? क्योंकि लूप रेस्ट में है, तो यहां फील्ड ज्यादा, ये बात सच है, यहां फील्ड कम है, ये भी सच है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, ये और बड़ा सच है। टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है ये, जैसा यहां जितना उतना ही है, यहां जितना उतना ही है। ऐसा नहीं कि यहां जो था थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। तो इससे पासिंग फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पर सेम ही है। तो फ्लक्स सेम है, फ्लक्स नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जीरो है। कब? जब इसको रेस्ट में रखा है। यहां कह सकते हैं हम, इफ लूप इज एट रेस्ट देन phi is equal to constant with respect to time। इसलिए हम कह सकते हैं EMF इक्वल टू 0। सबको आ रही की बात समझ में? अब इस लूप को किधर मूव कराएं हम, लेफ्ट या राइट, कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाए? कैसे भी मूव कराएं, दोनों तरफ से इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, राइट में मूव कराएं या ऊपर मूव कराएं? क्या ऊपर मूव कराने पे भी हो जाएगा? क्योंकि ये फील्ड इधर एक जैसा है, ये तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे तब भी ऐसा ही फील्ड है वहां पर। हाँ, इधर शिफ्ट करने से डिक्रीजिंग फील्ड में जाएगा वो। तो अगर इसको इधर की ओर मूव किया जाए, इधर राइट साइड में जब मूव कराएंगे हम, तो इसका फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो यहां पर लिख लीजिए एक पॉइंट की फॉर्म में आप, कि इन अबव क्वेश्चन, या मतलब क्वेश्चन क्या, इन अबव सिचुएशन लिख लीजिए, जो भी है। क्या लिखना चाहेंगे, सिचुएशन या क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, जो आपका मन करे। तो पॉइंट की फॉर्म में लिख लीजिए, इफ अबव लूप start moving towards right, then फिर आप ऐसे लिख लें, क्रॉस बी डिक्रीजेस। बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या आएगा? तो क्रॉस वाली यानी कि क्लॉकवाइज करंट। तो क्रॉस वाला भी डिक्रीज होगा, क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, करंट आएगी इस सिचुएशन में। अच्छा, ये वाला जो केस है, ये ईएमआई है या नो ईएमआई है? ये वाला ईएमआई है नो ईएमआई? जब लूप रेस्ट में है, ईएमआई या नो ईएमआई? मूविंग करने पर ईएमआई, यानी कि ईएमएफ का आना ही ईएमआई है। ईएमएफ नहीं आया तो ईएमआई नहीं हुआ है। फ्लक्स लिंक होने से फर्क नहीं पड़ने वाला, ईएमएफ आने पर ही उस केस को ईएमआई कहा जाएगा। एक दो केसेस और जाने हम जो नो ईएमआई हो सकते हैं, आप ऑब्जर्व करके बताएंगे हमें। सपोज ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करा रहे हैं, ईएमआई या नो ईएमआई? ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे। तो ये वाला जो केस बन गया हमारा, ऐसे मूव कराने पर सेम स्पीड से नो ईएमआई। दूसरी बात,
इस मैग्नेट को ऐसे मूव किया जाए, दोनों ये बीच का सेपरेशन उतना ही है, ऐसे रोटेट करें, मतलब रोटेट करें, नो ईएमआई है। इसको अबाउट सेल्फ एक्सिस रोटेट करें तब भी नो ईएमआई है। इसको अगर ऐसे रोटेट कर दूं तो फिर ईएमआई हो जाएगा। इस मैग्नेट है, ये कॉइल है, अभी अरेंजमेंट जो है कोएक्सियल अरेंजमेंट है। कैसा है? कोएक्सियल। इसकी वजह से मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है। इसको या फिर इसको रोटेट कर देंगे ना हम, तो ओरिएंटेशन बदल जाएगा, फ्लक्स में चेंज हो जाएगा और ईएमएफ आ जाएगा। तो इसको ऐसे रोटेट करें या ऐसे रोटेट कर दिया जाए, फिर ईएमआई केस बन जाएगा। और एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे एक तो इसकी बात तो कर ली अपन ने, सपोज एक लूप बोला गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लूप रखा हुआ, सर्कुलर लूप, और प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। इस लूप को अबाउट सेल्फ एक्सिस रोटेट किया जाए। फिर सुनिए, सर्कुलर लूप है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स तो लिंक हो रहा है। अब इसको प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए, मतलब इसको ऐसे रोटेट किया जा रहा है, तो उसका जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा, तो उसमें फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। लेकिन अगर उसको रोटेट कर दें कैसे? अबाउट वन ऑफ डायमीटर, जैसे ये लूप है, ये इसका डायमीटर बन जाएगा, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर दें, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वही, ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन बदलेगा, तो फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ आएगा। तो वो फिर आगे स्टडी करेंगे, उसको पूरा हम पीरियोडिक ईएमआई कहलाएगा वो। एक और केस की बात मैं करता हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया जाए। एक लूप है ये, इसमें आपको सोच समझ के आंसर देना है। ये करंट आई को टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। ये जो लूप है हॉरिजॉन्टल लूप, कंडक्टिंग लूप है, तो इफ आई इंक्रीजेस देन डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस्ड इन हॉरिजॉन्टल लूप, लूप कंडक्टिंग ही है यहां पर, तो कंडक्टिंग लूप है और वायर को एक्सिस के अलोंग रखा गया है, करंट को टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज किया जा रहा है। तो इस लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आपको बताना है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा या कुछ और होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना है इसमें। नहीं आएगा? ईएमआई ही नहीं है। अच्छा बताओ, फ्लक्स लिंक है या नहीं इस लूप से? फ्लक्स लिंक पूछा ओनली मैंने, फ्लक्स लिंक है या नहीं है? नहीं है फ्लक्स लिंक। फ्लक्स लिंक तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप के एरिया से आर पार जाती है, उसको क्रॉस करती है, उसको पेनिट्रेट करती है, तब जाके फ्लक्स कहलाता है। तो क्या यहाँ फील्ड लाइंस आर पार जा रही है एरिया से? क्योंकि जैसे ये वर्टिकल वायर है, इसकी फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगी, तो फील्ड लाइंस का प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, और लूप भी कैसा? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ही है दोनों का प्लेन, फील्ड लाइंस का प्लेन भी है, लूप का प्लेन भी। तो कोई भी फील्ड लाइंस ऐसे एंटर होके इधर बाहर नहीं जा रही है, इसलिए लूप से कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, फ्लक्स लिंक ही जीरो है। एक तो हमने ऐसे ही समझा इसको कि मतलब फील्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए। दूसरा, मैथमेटिकली थिंक किया जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा लिखते हैं ना अपन, तो यहां पर ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, और इस वायर की वजह से कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा ना हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, या तो ऐसे रहेगा फील्ड या ऐसे रहेगा। तो एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, इससे भी फ्लक्स जीरो आएगा। तो यहाँ पर इस लूप के लिए फ्लक्स ही जीरो है, भले आप करंट बढ़ाएं या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कह सकते हैं फाई लूप इज इक्वल टू जीरो, फाई लूप यहां पर जीरो है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस भी जीरो होगा, आई इंड्यूस भी इसमें जीरो होगा। तो फाई लूप जीरो हो गया, किस वजह से हुआ जीरो? ये कि प्लेन में ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के प्लेन के अलोंग ही है, या थीटा 90 डिग्री, जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो अपने हिसाब से लिख लेना। थीटा 90 वाली बात भी सही है,
या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के प्लेन में ही है, ये बात भी सही है, फील्ड लाइंस आर पार नहीं जा रही। तो ईएमएफ नहीं आ रहा है, करंट इंड्यूस नहीं हो रहे, तो ये कह सकते हैं ये भी नो ईएमआई केस ही है। यहां पर जैसे सपोज ये वर्टिकल वायर है, करंट कैरिंग वायर, अभी एक रिंग की बात की थी हमने, अगर सोलोनॉइड ले लिया जाए इसकी जगह, एक सोलोनॉइड कंसिडर किया, सपोज जैसे ये सोलोनॉइड बना दिया गया है, ठीक है, इसमें ये टर्न्स ऑलमोस्ट सर्कुलर टर्न, ये टर्न्स हैं। चलो एक और क्वेश्चन की फॉर्म में बात कर रहा हूं, ये इस एक्सिस के अलोंग ये करंट कैरिंग वायर रख दिया गया है, ठीक है, सोलोनॉइड के एक्सिस के अलोंग करंट कैरिंग वायर को रख दिया है। अब वायर में करंट को इंक्रीज किया जाए, तो मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में तो यूं कह देंगे अब कि इफ I increases in wire, then direction of I induced in solenoid हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, if I increases in wire, then direction of I induced in solenoid। सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस कब होगा, जब सोलेनॉइड के टर्न से आर पार फ्लक्स जा रहा हो और उसमें चेंज किया जा रहा हो। सोलेनॉइड के टर्न्स आपको नजर आ रहे हैं, इनसे फ्लक्स लिंक कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हो। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, यहां पर समझ पा रहे हैं सब इस बात को, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां ऐसे जाएंगी क्या, वायर ऐसे है, तो ऐसा वायर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का ऐसे रहेगा, तो इसके अंदर और बाहर तक सब जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रहेंगी, तो लूप के अलोंग ही रहेंगी। जैसे ये वाला केस था ना, तो लूप के अलोंग ही फील्ड पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ तो बहुत सारे टर्न, या एक टर्न था, एक और टर्न यहाँ बना दिया जाए, एक और टर्न नीचे बना दे, एक के बाद एक टर्न, तो ऐसा ही केस बन जाएगा, ऑलमोस्ट सोलेनॉइड बन जाएगा। तो यहाँ इस वायर का जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हर एक टर्न के प्लेन के पैरेलल ही रहेगा, इसलिए किसी भी टर्न से फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा। समझ पा रहे हैं क्या बात। तो सोलेनॉइड के किसी भी टर्न से फ्लक्स लिंक नहीं होने की वजह से भले ही हम करंट को बढ़ाएं या घटाएं, फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो सोलेनॉइड के लिए फाई 0 है, तो फाई सोलेनॉइड इक्वल टू 0, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस 0 आएगा। तो सोलेनॉइड के लिए फ्लक्स 0 बोला गया है, कैसे बता सकते हैं 0 सोलेनॉइड के लिए फ्लक्स, आप बताएंगे। सोलेनॉइड से फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा, कैसे कहेंगे इस बात को, हालांकि मैं कह चुका हूं, अगर आपको याद रहा है तो जैसा मैंने कहा वैसे कह दीजिए, तब पता लग जाएगा। कैसे कह सकते हैं कि सोलेनॉइड से फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। किससे पास नहीं हो पा रही है, किससे, सोलेनॉइड के टर्न्स से, क्योंकि सोलेनॉइड क्या है, टर्न्स है बहुत सारे उसमें। तो यहां जो वायर है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से है, या फिर चलो रिवर्स सोचें कि सोलेनॉइड से फ्लक्स लिंक ये कब माना जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, तब फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड कहा जाएगा। तो यहां देख रहे हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं जा रही है, कोई भी वायर ऐसे जा रहा है। वायर हमारे काम का नहीं, फील्ड पैटर्न हमें देखना है कि क्या यहां ऐसा फील्ड पैटर्न है, ऐसा, अरे है क्या ऐसा फील्ड पैटर्न, तो इस वायर की वजह से ऐसा फील्ड यहां पर नहीं है, और सोलेनॉइड में हमने पहले से कोई करंट दिया ही नहीं है, करंट तो वायर में है, तो वायर का फील्ड इस तरह का नहीं है, इसलिए सोलेनॉइड के टर्न से फ्लक्स आर पार नहीं जा रहा है, इसलिए फ्लक्स लिंक विद सोलेनॉइड इज 0, इसलिए हम कह सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ भी 0, इंड्यूस करंट भी 0। तो ईएमआई या नो ईएमआई, यहां भी नो ईएमआई, यहां भी नो ईएमआई, जब ये रेस्ट है तो नो ईएमआई, इधर मूविंग है तो ईएमआई। एक और केस ले सकते हैं हम जिसमें कि 2 सर्कुलर रिंग ली जाए,
रिंग है, सर्कुलर रिंग, किसी के पास हो तो, जो हाथ में पहनते हैं ना आप लोग, एक तो वो है मेटलिक रिंग, एक चलो यही मिल गए दो, 1 और 2। अब देखिए यहां सिचुएशन ये है कि एक को ऐसे रखा हमने, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख रहे हैं अपन, कैसे रख रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे यूं देखिए अब आप, ये हॉरिजेंटल है, दिख रहा है हॉरिजेंटल वाला, पीछे वालों को दिख रहा है हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। अब सपोज हमें क्या समझना है यहां पर, किसी एक में करंट फ्लो करने पर दूसरे से फ्लक्स लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। अगर फ्लक्स लिंक हो जाएगा तो करंट चेंज करने पर ईएमएफ भी इंड्यूस हो ही जाएगा। तो ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी बाहर निकलेंगी, तो जब फील्ड लाइंस बाहर आएंगे तो कुछ लाइन ऐसे चले जाएंगे, कुछ ऐसे। हमें क्या देखना, इससे फ्लक्स लिंक है या नहीं, और इससे फ्लक्स लिंक तब कहा जाएगा जब फील्ड लाइंस आर पार जाए, तब कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो इसकी फील्ड लाइन जो हॉरिजेंटल वाला है उसका फील्ड ऐसे रहेगा, यहां पर सेंटर पर देखें तो ये डायरेक्शन रहेगा, ठीक। जो इसके प्लेन के इस हॉरिजेंटल वाले का मैग्नेटिक फील्ड करंट अगर ऐसे है तो फील्ड ऐसे रहेगा, जो इसके प्लेन के पैरेलल रहेगा। तो यहां तो प्लेन के पैरेलल है ही, और इधर वाली लाइन इधर चली जाएंगी, यहाँ वाली लाइन ऐसे रहेंगी, यहाँ वाली लाइन ऐसे रहेंगे, ऐसे, क्योंकि क्लोज लूप बनाना होता है लाइंस को। तो कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि इसमें करंट फ्लो करने से, हॉरिजेंटल वाले में करंट फ्लो करने से वर्टिकल वाले से कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। तो भले इसमें करंट को बढ़ाएं या घटाएं हम, इससे फ्लक्स लिंक नहीं होने से इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये भी नॉइमाई केसेस है, यानी कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉइल से हैं, उनके एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एक में करंट फ्लो कंडक्टर फ्लक्स लिंक नहीं होता है। लिंक तब होता है जब दोनों का अरेंजमेंट कोएक्सियल है। अभी अरेंजमेंट कैसा है, कोएक्सियल। अभी कैसा है, परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी लिंक नहीं हो पाएगा, अभी लिंक हो रहा है मैक्सिमम। इसमें करंट फ्लो करने पर ये मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा, इसकी फील्ड लाइंस कुछ हिस्से लिंक हो जाएंगे, तो फ्लक्स लिंक हो जाएगा, अभी लिंक नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में। तो टू कॉइल्स के एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर तब होंगे तब भी फ्लक्स लिंक नहीं हो पाता। लीजिए नेक्स्ट। तो ये नोइमाई केसेस नाम से एक हेडिंग आपके मॉडल में भी दिया हुआ, आप चाहें तो वहां भी रीडिंग लगा सकते हैं, बट मैंने ऑलमोस्ट सभी केस बता दिए आपको। नेक्स्ट हेडिंग आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हम, थोड़ी देर के लिए हम पहले कुछ बातें समझने वाले हैं। जो कॉइल है उसको समझने वाले हैं, कॉइल में करंट फ्लो करके कॉइल को स्टडी करेंगे, कॉइल की कुछ प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसके बाद सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे। क्योंकि सेल्फ इंडक्शन में तो ईएमएफ की बात की जाएगी, तो अभी हम ईएमएफ के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं। हम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप ईएमएफ का आंसर मत देना, क्योंकि हर बार होता है कि हम पूछते हैं और आंसर आप इस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में आंसर देने लग जाते हैं। तो जो पूछा जाए उसी का आंसर आपको देना होगा। तो फिलहाल यहां हम बात करें केस फर्स्ट। सेल्फ इंडक्शन डेफिनेशन भी अभी नहीं लिखा रहा मैं, पूरा समझ के फिर डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो आपको इसी ढंग से साथ साथ नोट करते चलना है, और लास्ट में ही फिर इतना नोट करने के बाद फिर डेफिनेशन लिखेंगे सेल्फ इंडक्शन की। ठीक है, तो नोट करने का काम चलता रहेगा, मतलब रुकना नहीं है आपको। तो बात कर रहे थे यहां पर हम केस फर्स्ट, मतलब कॉइल को दो तरह से स्टडी करेंगे हम। पहले कॉइल में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करके कॉइल को ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर कॉइल में करंट को वेरी करके भी ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे हम। कांस्टेंट करंट फ्लो करने से कुछ प्रॉपर्टी पता लगेगी हमें,
कि कॉइल से फ्लक्स लिंक भी हो रहा है नहीं हो रहा है। फ्लक्स लिंक होने के बाद फिर क्या हो सकता है, करंट चेंज करने से क्या हो जाएगा, उन बातों को हमें समझना है। तो यहां पर हमने एक कॉइल का डायग्राम बना दिया है, एन नंबर ऑफ टर्न है, बी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, कब जब करंट आई फ्लो किया तब। आर एच क्या है, ये रियोस्टेट। इस रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है एक तरह से। ये पॉइंटर अगर ये रेजिस्टेंस आगे तक है, इसको इधर इधर शिफ्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो घटेगा। इसको एकदम यहीं ले आए तो जीरो भी हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम। कुल मिला के इस पॉइंटर को इधर उधर शिफ्ट करके सर्किट का रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अभी फिलहाल एक कांस्टेंट करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रही है। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न से आर पार जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आर पार जाएगा तो किसी भी टर्न से फ्लक्स पास हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है, हर एक टर्न का एरिया ए है, तो इससे पासिंग फ्लक्स बी है हम कह सकते हैं। किसके लिए, वन टर्न के लिए। तो वन टर्न का फ्लक्स पासिंग बी है, तो बी ए कितने बी है, एन बी है। तो एन टर्न है तो एन बी है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल एन बी हो जाएगा। तो यहां कह सकते हैं कि इस कॉइल से पासिंग जो टोटल फ्लक्स है ना, फाई टोटल flux passing through this coil proportional current in this coil। इस कॉइल से पासिंग टोटल फ्लक्स इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो देखिए यहां पर करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा स्टार्ट ही हुआ, उससे पहले ही देख लिया आप सब के आसपास सोए हुए तो जगा लें सबको ना। समझने वाली बातें हैं, समझ में आएगा तभी काम चलेगा। कि सीधा लिख दूं, नहीं समझाऊं, फटाफट 2-3 फॉर्मूले लिखे काम खत्म, 10 मिनट में हो जाएगा। अभी नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा। अभी सोच लो क्या करना है, समझा दूं ताकि आराम से सो पाए, सोने वाले हैं। तो देख लीजिए यहां पर फाई टोटल प्रोपोर्शनल आई, तो टोटल फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। कुछ को लगता है कि करंट का ही नाम क्यों लिया गया, और भी तो बातें इसमें है कि फ्लक्स के लिए नंबर ऑफ टर्न है, एरिया है, करंट का ही क्यों बोला गया। तो हमने बोला कि इस कॉइल से पासिंग फ्लक्स इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जैसे मैंने बोला इस कॉइल मतलब कॉइल को फिक्स कर दिया है, नंबर ऑफ टर्न फिक्स है, एरिया फिक्स है। तो करंट अगर ज्यादा फ्लो करेंगे तो ज्यादा फ्लक्स लिंक हो जाएगा, करंट कम फ्लो करेंगे तो कम फ्लक्स लिंक हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो जितने भी करंट फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो फाई टोटल प्रोपोर्शनल आई। अब इसी को हम यूं लिख सकते हैं कि फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई। एल जहां पर एक कांस्टेंट आ गया अब, जो इस कॉइल के लिए है। किसके लिए, कॉइल के लिए। तो फाई टोटल प्रोपोर्शनल एल आई, फाई टोटल इक्वल टू एल आई। एल होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या जिसे सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है। तो पहले इस एल के बारे में समझेंगे, ये कॉइल के अकॉर्डिंग होता है। वैसे यहां जो रिलेशन बना है ना, ये इससे देखने से पता लग रहा है कि ये एल एक तरह से एक कॉइल की खास प्रॉपर्टी होगी। कॉइल के लिए अगर सेल्फ इंडक्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट फ्लो करने फ्लक्स लिंक ज्यादा हो पाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कम है तो मतलब सेम करंट से कम फ्लक्स लिंक हो पाएगा। अगर सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है तो करंट आप फ्लो कर दें तब भी फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी भी है, तो फ्लक्स लिंक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। और जरा देखा जाए यहां पर L इज इक्वल टू फाई टोटल अपॉन आई। तो हम यहां पर अब कुछ देर किसके बारे में समझेंगे, इस L के बारे में। L कौन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, ये L है कॉइल के लिए, इसको हम समझने वाले हैं, इसको स्टडी करने वाले हैं। तो L इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। अब टोटल फ्लक्स अपॉन करंट को अगर आगे बात की जाए तो इसे N फाई अपॉन आई भी कह सकते हैं, कह सकते हैं N फाई अपॉन आई। और N की जगह N है, फाई को लिखा मैंने बी ए, एन बी अपॉन आई, ऐसे लिखा जा सकता है। अब जरा देखिए यहां पर N फाई अपॉन आई लिखा है ना ये हमने, तो ये फाई क्या बता रहा है, किसका फ्लक्स, वन टर्न का या सभी टर्न का। अरे यहां जो फाई है फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न बता रहा है, क्या बता रहा है, वन टर्न। क्योंकि N फाई करने के बाद तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, और ये वन टर्न से पासिंग फ्लक्स क्या है, बी ए, तो एन बी हो गया टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल।
अच्छा, टोटल फ्लक्स की जब बात चल रही तो एक बात जरा ध्यान से सुने। अब कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में टिक करा रखे उनमें भी शायद ये बात आपके सामने आई होगी। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल दिस, मतलब कुछ वैल्यू दे दिया उसने कि 10 वेबर है या 100 वेबर है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए गए। क्या दे दिया गया? नंबर ऑफ टर्न्स। क्या क्या दिया? और इसके पहले क्या दिया था? फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल बोला गया तो इसका मतलब वो 1 टन का है, पूरी कॉइल का ही है? 1 टन का है, सभी टन का है? सही बोल रहे हैं ना आप लोग? अदरवाइज फिर दिक्कत आ सकती है आगे चल के। सुनी फिर लैंग्वेज, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल हमें दे दिया गया है एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें दे दिया गया है। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल। क्या एन से मल्टीप्लाई करेंगे? क्या नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करेंगे? लैंग्वेज फिर सुनिए। क्वेश्चन ने बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल इतना है, 100 बोल दिया, और बोला कि कॉइल में 10 टर्न्स हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? 100 ही रहेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल बोल तो दिया है, मतलब कॉइल मतलब सभी टर्न की बात हो रही है, तो सभी टर्न का फ्लक्स हमें दे दिया गया है। टर्न भले क्वेश्चन में गिवन हो, टर्न से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो डायरेक्ट अगर हमें कॉइल से पासिंग फ्लक्स का इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, भले ही टर्न दिया हो, टर्न हमें काम में नहीं लेना है। तो टर्न कब काम में लेना होता है? फ्लक्स की जब इंफॉर्मेशन पर टर्न फ्लक्स दिया हुआ हो, या फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टर्न दिया हुआ हो, फ्लक्स ऑफ ईच टर्न दिया गया हो, यानी कि 1 टर्न का फ्लक्स ऐसा हमें क्लियर बोल दिया है, तब तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे ही। दूसरा, और कब काम आता है एन? जब बी गिवन है, ए गिवन है, तो बी इंटू ए से 1 टर्न का ही फ्लक्स मिलता है हमें। बी दिया जाए, एरिया दिया जाए, तो बी इंटू ए से ओनली 1 टर्न का ही फ्लक्स मिलता है, तब एन से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो एन बी ए करने से फिर टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो बी ए दिया ना, मतलब फ्लक्स नहीं दिया, तो पहले बी ए से 1 टन का निकालेंगे, एन से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल निकालेंगे। लेकिन बोला कि फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल, मल्टीप्लाई करना है कि एन से? चेंज इन फ्लक्स ऑफ कॉइल दे दिया, तब भी मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि डायरेक्ट चेंज चाहिए तो चेंज दे ही दिया हमें, तो मतलब एन से मल्टीप्लाई नहीं करना होता हमें। तो याद रखें इस बात को आप। तो बात कर रहे थे यहां पर हम एल के बारे में। अच्छा, एक रिलेशन बना ये फ्लक्स फाई टोटल के लिए, फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई, ठीक है ना? ये जो रिलेशन बना है यहां पर, टोटल फ्लक्स इक्वल टू एल आई के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे रिलेशन और भी बनने वाले हैं, जैसे भी एक तो क्या है, फाइल आई, आगे आएगा फाई माई, फिर फाई बना, फाइल आई फाई माई फाई बना, इनसे ही ईएमआई का हर एक ईएमएफ बना। इसको कैसे याद रखेंगे? फाइल आई फाई माई फाई बना, इनसे ही ईएमआई का हर एक ईएमएफ। ईएमएफ कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा। तो फिलहाल तो इसका जिक्र चल रहा है, ये एनबीए होता है, ये पढ़ चुके ऑलमोस्ट हम, ये आगे पढ़ने वाले हैं जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे तब। तो ये बहुत कुछ रिलेशन इनके अंदर आ जाते हैं। फाइल आई फाई माई फाई बना, इनसे ही ईएमआई का हर एक ईएमएफ बना। तो जरा देखिए, याद रखना तो आसान हो ही जाएगा। यहां पर देखते हैं, एल के बारे में बात चल रही है। एल का ऐसा यूनिट बता दीजिए आप, ऐसा यूनिट, वेबर अपॉन एम्पियर। वेबर अपॉन एम्पियर तो कह ही सकते हैं, यही क्या है, हेनरी भी है, यही है हेनरी। एक बात और पता लग रही है यहां से कि जो एल है ना, एल पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम आई को डबल करें, तो बताओ एल कितना हो जाएगा? आई डबल तो एल हाफ, नहीं फर्क पड़ेगा। वास्तव में आई डबल करने से फ्लक्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आई डबल करने से बी डबल हो जाएगा, तो यहां भी डबल होगा, वहां भी डबल होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एल प्रोपोर्शनल आई की पावर 0, एल उसमें फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। दिखने में ऐसा ही दिख रहा है ये कि जैसे इस पर डिपेंड कर ही रहा हो, चेंज हो ही रहा हो इसके अकॉर्डिंग। वास्तव में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं। उन्हें क्या बोलते हैं? शातिर। क्या बोलते हैं? शातिर। फिजिक्स में यहाँ पर 3 जने शातिर हैं, एल सी आर, ये शातिर हैं।
इनका शातिरपन हमें कैसे पता चलता है, जरा बात की जाए। L इक्वल टू 5/I, C इक्वल टू Q/V, R इक्वल टू V/I। इनसे पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे करंट डबल करते रेजिस्टेंस हाफ हो ही जाता हो, नहीं होता ऐसा। चार्ज डबल करते कैपेसिटी डबल हो जाता हो, नहीं होता ऐसा। आई डबल करते L हाफ हो तो नहीं होता ऐसा। लेकिन कोई कैसा भी शातिर हो, एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कह देंगे रोले बाई ए, रोएल अपन। कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और L तो आगे स्टडी करेंगे ही हम। तो यानी कि ये जो पैरामीटर हैं LCR वगैरह, ये जो रिलेशन दिख रहा है इनसे डिसाइड नहीं हो रहे हैं, इनके एक अलग रिलेशन। देखिए यहाँ पर ये रो L A है, जिस मटेरियल से बनाया गया है उस पर डिपेंड कर रहे हैं एंड ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसे ये C है, एप्सिलॉन नॉट या मीडियम आएगा तो मीडियम आ जाएगा यहाँ पर। फिर A और D डायमेंशन है, ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहे हैं। वैसे ही जो L होता है ये भी मीडियम जो भरेंगे उस पर, और साथ साथ ज्योमेट्री जो भी उसका होगा, नंबर ऑफ टर्न वगैरह है, एरिया लेंथ, उन पर डिपेंड करेगा। तो LCR जो होते हैं ये सर्किट के जो एलिमेंट होते हैं इनकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करते हैं, और कोई मीडियम वगैरह की बात है मटेरियल की तो उस पर डिपेंड करते हैं। मतलब जिस दिन बनाते हैं ऑलमोस्ट उसी टाइम फैसला हो जाता है। मतलब इस L के बारे में अगर सोचें, आखिर L क्या है कि किसी भी कॉइल के लिए उसमें इंडक्टेंस L वाली प्रॉपर्टी है या नहीं चेक करना चाहें। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? इंडक्टेंस वाली। तो करंट फ्लो करने से अगर फ्लक्स लिंक होता है तो समझेंगे उसमें इंडक्टेंस प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं है। हमें अगर चेक करना हो किसी भी कॉइल या सर्किट के लिए कि उसमें इंडक्टेंस L वाली प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? करंट फ्लो करेंगे। करंट फ्लो करने से अगर फ्लक्स लिंक हो रहा तो समझेंगे उसमें इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं है। तो जब भी हमें बोलो इंडक्टेंस L चेक करना है, पहले हम एक करंट फ्लो करेंगे, उससे यदि फ्लक्स लिंक हो जाता है तो सेल्फ इंडक्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। जरा चेक करते हैं, बताइए इस लूप का सेल्फ इंडक्टेंस है या नहीं? है क्या? तो इसमें करंट क्या करेंगे? मतलब क्वेश्चन तो यही है ओनली, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे पता लगा? अभी एक लाइन आपने ही बोले थे कि जब भी हमें इंडक्टेंस फाइंड करना है पहले हम एक करंट फ्लो करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। यानी कि करंट गिवन हो या ना हो, हम करंट एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि फ्लक्स लिंक है या नहीं। बताइए। है क्या इसमें इंडक्टेंस? तो करंट खुद को एज्यूम करना है इसमें। मतलब क्वेश्चन तो यही है कि इस लूप में इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है या नहीं। अरे जैसे ही करंट फ्लो करेंगे इसमें, क्या फ्लक्स लिंक नहीं होगा? फील्ड लाइंस आर पार जाएंगे नहीं जाएंगे इससे, तो फ्लक्स लिंक है, मतलब इंडक्टेंस प्रॉपर्टी इसमें है, डेफिनेट इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है इसके अंदर। लेकिन वापस ये बात, कुछ का मन नहीं मानता, सर करंट तो है ही नहीं, हम कैसे मान लें? मैं ईएमएफ की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ईएमएफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि ईएमएफ है या नहीं है, मैं ओनली ये बात कर रहा हूं कि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है या नहीं। और उसको चेक करने का तरीका क्या है कि करंट फ्लो करके देख लिया जाए कि अगर करंट फ्लो करने फ्लक्स लिंक अगर हो जाता है मतलब इसमें इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर की बात की जाए, इसमें वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है? भले ये भरा हो चाहे खाली हो, खाली कर लेते हैं इसको। अब देखिए जरा इसको, ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। आपसे इसके बारे में पूछा गया क्या इसमें वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है? अब कोई तो कहें सर तो भरा ही नहीं है, हम कैसे मान लें इसमें ये कैपेसिटी है या नहीं है? कैपेसिटी के बारे में उसी टाइम डिसाइड हो गया जिस दिन ये बना था। भले इसमें वाटर आपने भरा या नहीं भरा, बट इसमें वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है।
हम चेक करना चाहें प्रैक्टिकली तो क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। प्रैक्टिकली चेक करने के लिए इसमें भरना पड़ेगा। आ रही बात समझ? कैमरा वाले ने देखा ही नहीं है, इनको भी दिखाते हैं। कोई वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी देखो इसमें, इस ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं इसमें है। ये चेक करने का तरीका हो गया, ये चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? बताइए सेल्फ इंडक्टेंस में है या नहीं है? है। अब आगे बताना आप। जैसे ये स्ट्रेट वायर है, थिन वायर है, ये स्ट्रेट थिन वायर है, इसमें बताइए सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है या नहीं? सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है या नहीं? नहीं है। कैसे चेक किया? मन ही मन करंट इसमें फ्लो किया और फिर चेक किया कि कहीं फ्लक्स लिंक ही नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा एरिया ही नहीं है जहां फ्लक्स लिंक हो पाए, इसमें इंडक्टेंस का वैल्यू 0 रहेगा। लेकिन इसी वायर को क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा ऐसा मरोड़ दिया, घुमा दिया, ऐसे टर्न बना दी। अब है ऐसा सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, तो L नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे अब इसमें करंट फ्लो करेंगे, इसके जो टर्न बन गए हैं, एरिया बन गया, उनसे फ्लक्स आर पार जाएगा, फ्लक्स लिंक हो जाएगा। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी इसमें आ गई है। ईएमएफ की बात नहीं कर रहे अभी हम, तो भले इसमें करंट नहीं है लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी इसमें है। अब ऐसा आखिर क्या हो गया? कुछ सोचते हैं सर है तो यही वायर, थोड़ा सा मरोड़ दिया ना हमने इसको, ऐसा टर्न बना दिए, जैसे ये था करंट फ्लो करेंगे, फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा, लगातार फील्ड अप्लाई किया जा रहा, फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा, लिंक ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा मरोड़ दिया जाए, लिंक हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, वो लिंक हो गया। तो यहां देखिए क्या हो गया, फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब एक बात और देखते हैं, बताइए क्या इस वायर का रेजिस्टेंस है? आर नॉट इक्वल 0। क्या इसका रेजिस्टेंस है? आर नॉट इक्वल 0। तो क्या देख रहे हैं हम कि इस वायर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, इस वायर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो है। तो यहां यह देखने को पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस है बट इंडक्टेंस नहीं है, और यहां इंडक्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस तो है ही है। यानी कि रेजिस्टेंस सॉरी इंडक्टेंस नॉट पॉसिबल विदाउट रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस पॉसिबल विदाउट इंडक्टेंस। तार है तो आर है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। ये लाइन तो जानते हैं आप, थोड़ा और इंप्रूवमेंट करते हैं। एल है तो तार है, एल है तो तार है, और तार है तो आर है, ऐसा कोई एल नहीं, ऐसा कोई एल नहीं जिसका कोई तार नहीं, और ऐसा कोई एल है तो तार है तो आर है, बाकी सब। तो इस तरह से यहां पर इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि इंडक्टेंस नॉट पॉसिबल विदाउट रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग ये हुआ है। मीनिंग है, कंसेप्ट को गाना नहीं है। तो यहां पर मीनिंग ये हुआ कि इंडक्टेंस नॉट पॉसिबल विदाउट रेजिस्टेंस। तो वापस वही बात कि अगर हमें इंडक्टेंस चेक करना है तो क्या करेंगे, करंट फ्लो करके चेक करेंगे कि फ्लक्स लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कोई ऐसी कॉइल हम बना सकते हैं, क्या कोई ऐसी कॉइल हम बना सकते हैं कि जिसमें रेजिस्टेंस है बट इंडक्टेंस नहीं है? कॉइल, क्या कोई ऐसी कॉइल हम बना सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस है बट इंडक्टेंस नहीं है? क्या कोई ऐसी कॉइल हम बना सकते हैं? बना सकते हैं, तो बना देते हैं फिर। एक वायर लिया, उसको डबल किया, फोल्ड करके फिर कॉइल बनाया गया है। उससे क्या होगा कि जब हम करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने पर ये करंट जा रही, सपोज ऐसे यहां से करंट रवाना हो रही है, तो ये करंट जाती जाएगी इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, यही करंट ऐसे जाएगी फिर लौट के आएगी। तो वहां देखिए आप, एक ही जगह दो करंट अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है। तो दो करंट जब अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है तो
एक का अगर फ्लक्स इधर होगा तो एक का इधर होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो करंट फ्लो कर रहे हैं फिर भी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें L जीरो हो जाएगा बट R नॉन जीरो है। ये L अप्रोक्सीमेट जीरो इसलिए बोला हमने कि दो, क्योंकि अलग अलग वायर है ना ये, तो उन दोनों वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने की बात कर रहे हैं। तो दोनों वायर सेपरेट है, दोनों के एक्सिस अलग अलग हैं। अगर दोनों के एक्सिस एक ही होता तो फिर भी हम सेम डिस्टेंस पर फील्ड इक्वल होने की बात कर देते। भले ही करंट अपोजिट है लेकिन थोड़ा सा फील्ड में डिफरेंस रहेगा, इसलिए एग्जैक्ट जीरो ना करके अप्रोक्सीमेट जीरो, बट इन जनरल मैथमेटिकल वे में इसको जीरो ही कंसिडर करेंगे हम। ये तो वो इसलिए लिखा मैंने, अगर पूछ लिया जाए बताओ सच क्या है, तो उसको बताने के लिए कि ये अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। कौन? इंडक्टेंस। अदरवाइज जीरो कह सकते हैं हम कि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? जीरो या नेग्लिजिबल कह दिया जाए। तो ये अरेंजमेंट कहां काम आता है? रेजिस्टेंस बॉक्स में काम आता है। ऐसा अगर 12th क्लास आपने मतलब पढ़ा तो होगा ही, खैर उसमें एक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में वायर को डबल लेयर करके क्यों रखा जाता है या कैसे रखा जाता है, यूं पूछ लिया जाए तो डबल लेयर में रखने से क्या होता है कि वायर तो है ही, उसका रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, पर डबल लेयर बनाने से उसका इंडक्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो केवल रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है वो रेजिस्टेंस वायर के लिए काम आए, वो इंडक्टेंस अननेसेसरी वहां ना आ जाए, तो केवल रेजिस्टेंस। अदरवाइज कॉइल की फॉर्म में, सिंगल कॉइल की फॉर्म में उन वायर को बनाकर, बॉक्स के अंदर वायर जो रख रहे हैं अगर अपन कॉइल की फॉर्म में बनाकर रख दिया, तब तो उनका इंडक्टेंस भी आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो दो दो प्रॉपर्टी आ जाएगी, दो नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस ही चाहिए। तो इंडक्टेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे बनाकर रखा जाता है। तो अब तक के बेसिस हमने जो समझा वो ये है कि फ्लक्स को L इंटू आई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फ्लक्स होने से क्या होगा कि जिस भी कॉइल का, सॉरी, इंडक्टेंस L होने से क्या होता है कि जिस कॉइल में इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है उसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो फ्लक्स लिंक होता है। जैसे इसमें इंडक्टेंस है तो फ्लक्स लिंक हो जाएगा, इसमें इंडक्टेंस नहीं तो फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। और फिर फ्लक्स लिंक अगर हो रहा है तो फ्लक्स लिंक होने के बाद क्या कर सकते हैं हम? करंट को चेंज कर सकते हैं। जब करंट को चेंज करेंगे तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? करंट को चेंज किया जा रहा है। बस 3 लाइन लिखनी है अब तो मुश्किल से। केस सेकंड, व्हेन आई वेरिएबल। तो आई वेरिएबल की जब बात कर रहे हैं यानी कि फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई। डिफ्रेंशिएट करें दोनों तरफ, फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई था। तो बताइए यहां पर डिफ्रेंशिएशन जब करना टी के रेस्पेक्ट में, तो कौन कांस्टेंट है? एल कांस्टेंट, एल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो एल बाहर आ जाएगा। तो इसमें माइनस यहां लगा दिया जाए, या पहले से लिखता हूं, डी अपॉन डी टी फाई टोटल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। एक माइनस मैंने यहां लगा दिया, एक यहां भी लगा दिया, ये बन गया ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ई एस कहलाएगा, एस फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड। ये माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो इसी ढंग से नोट कर लें आप इसको जैसा लिखा गया है। तो ये करंट को वेरिएबल जब किया ना, व्हेन आई वेरिएबल, आई कौन है? ये करंट। जैसे इस करंट को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ाने से यहां पर बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ आएगा और करंट आएगी। तो ईएमएफ ये आ रहा है फ्लक्स चेंज होने की वजह से। ई एस, एस फॉर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो लेंज लॉ वगैरह क्या है वो सब आज नहीं समझेंगे। क्वेश्चन लास्ट नंबर टिक कराए थे क्या? मॉड्यूल निकालिए फटाफट से। बेगनो बॉक्स 1 2 3 तीनों करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 में आ जाएं। एक्सरसाइज 1 में अभी एक ही बार टिक कराए ना, तो आगे लिखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10
11, 12, 14, या यूं कहें कि 1 से लेकर 23 तक सारे ही हैं। अब 1 से लेकर 23 तक। आगे देखिए, इसी एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन 90, 91, 92, 90, 91, 92 तीनों क्वेश्चन पीछे हैं। ये एक्सरसाइज सेकंड में आ जाए। एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 12, 17, 18, 22, एक्सरसाइज थर्ड। फाइव, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 23, 25। ये सॉल्व करके ले आए। नेक्स्ट टर्न पर डिस्कशन रख लें यहां तक। ठीक है, आप तैयार रहें इसके लिए, डिस्कशन के लिए। या तो नेक्स्ट या नेक्स्ट टर्न पर डिस्कशन रखा जाए। टेस्ट में यहां तक ही आएगा जहां तक टिक कराया है। एक तो वेक्टर तो आएगा ही, उसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल से स्टार्ट होकर के बिफोर सेल्फ इंडक्शन,